हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम फिर से इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे जो कि अपना कंटिन्यू था पिछले फ्लूइड्स का। काफी लंबा चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। आप लोग अटेंडेंस दो, तब तक मैं पहुंचता हूं अपने पेज नंबर 11 पर थे हम लोग। पेज नंबर 11 से आज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हम वेंचुरीमीटर से स्टार्ट करेंगे। वेंचुरीमीटर किस प्रकार का होता है, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो वेंचुरीमीटर की डिजाइन यहाँ पर दी हुई है 10.11 पे। वेंचुरीमीटर में होता है क्या है कि एक तो जो ये ट्यूब होती है, इसमें दो जगह अलग 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 क्रॉस सेक्शन एरिया के दो यहाँ पर होता है। यहाँ पर थोड़ी सी ये नैरो ट्यूब होती है और यहाँ पर थोड़ी बड़ी ट्यूब होती है। इसमें अंतर इसलिए रखा जाता है कि ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर इस प्रेशर में डिफरेंस पैदा करेगा। क्यों प्रेशर में डिफरेंस पैदा करेगा? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप लोग जानते हो कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और ज्यादा होगा, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। राइट, प्रेशर कम होने की वजह से ये यहाँ से रेज होगा इसके अंदर। तो ये सब कुछ है। इसका जो डिफरेंस है H, ये अपना प्रेशर डिफरेंस हो, इससे निकाल कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड, वेलोसिटी यहाँ की कि कितनी है। अब देखो, इसको हम पूरा समझते हैं। अभी आपको मैंने कुछ बेसिक आइडिया दिया था, तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। द वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इट कंसिस्ट ऑफ ए tube with a broad diameter and a small construction at the middle as shown in the figure। है ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होता है जहां पर नैरो होती है, बाकी ब्रॉड डायमीटर होता है। A manometer in the form of a U tube, एक U ट्यूब टाइप का मैनोमीटर यहाँ पर लगा देते हैं, जिसकी एक ट्यूब थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, एक साइड से ऊपर की तरफ होती है, दूसरी साइड से नीचे की तरफ होती है। इसको हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बनी होती है, जिसको यहाँ पर हम चेक कर देते हैं। ठीक है, with one arm at the broad neck point of the tube and the other at constriction। एक जहां पर वो संकड़ी है, जहां पिचकी हुई है, वहां पर लगा देंगे। ठीक है। द मैनोमीटर कंटेन्स a liquid of density ρm। the speed v1 of the liquid flowing through the tube at the broad neck area is to be measured। है ना, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1V1, यहाँ लिखेंगे A2V2। तो आप लोग जानते हो V2 की वैल्यू हो जाएगी A कैपिटल है अपन स्मॉल है V1। ठीक है, इसको हम बर्नौली इक्वेशन में रख देंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, और ये तो हो गया आपका यहाँ पर, इस पर जितना यहाँ पर प्रेशर है उसके हिसाब से ये ले लेंगे क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। और सेकंड इसके अंदर क्या है यहाँ पर रो GH। तो यहाँ पर हाइट इसने 0 ले ली है, इस हाइट को क्या ले लिया है? 0। ठीक है हाँ। और सेकंड साइड में क्या होगा? P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और V2, ये जो V1 स्क्वायर किसकी जगह लिखा है? V1 स्क्वायर A अपॉन A का होल स्क्वायर, इस V2 स्क्वायर की जगह लिखा है। रो जी H1 ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि H1 और H2 लगभग बराबर है। ये H1 और ये H2 ये दोनों एकदम से इक्वल है। ओके, नाउ नीचे आते हैं अपन इसी पे। P1 माइनस P2 इसको उधर ले जाएंगे और ये इस साइड में ले आएंगे, तो हाफ रो V1 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचाएगा A अपॉन A का स्क्वायर और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा कॉमन चला जाए, दैट इज -1। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस है। ये प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से है? इट कॉजेज द फ्लूइड इन द U ट्यूब कनेक्टेड टू द नैरो नेक टू राइज द कंप्रेशन टू द अदर आर्म। द डिफरेंस इन हाइट मेजर द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जो हाइट में डिफरेंस है दोनों में, भाई यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अलग है। तो प्रेशर डिफरेंस है, तो ये कैसे मेजर करेंगे अपन
कि यहाँ पर इसमें जो लिक्विड भरा है वो इस तरह राइज होगा, प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा राइज हो जाएगा और यहाँ ये हाइट के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर डिफरेंस है कितना दोनों तरफ जगह, रो जी एच, तो रो एम जी एच यहाँ पर लिख दिया और हाफ रो V1 स्क्वायर ए अपॉन ए का होल स्क्वायर -1। यहाँ रो एम इस मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है और यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपकी रो है। ठीक है, सो दैट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट द वाइड नेक, वाइड नेक के निकालने अपने को V1 निकालना है, तो V1 विल बी इक्वल टू, सारी चीजों को ट्रांसपोज कर दो दूसरी साइड में, तो 2 रो एम जी एच और ये सब नीचे आ जाएगा और इसको अगर अपन ए इस टर्म को अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो -12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट लेंगे ना V1 का, V1 स्क्वायर इधर रहेगा तो दूसरी साइड में ये जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो इसकी जो पावर आएगी वो आएगी -12। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मीटर हैज मेनी एप्लीकेशंस। द कार्बोरेटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैज a venturi channel nose which air flows with a high speed। क्या करते हैं कि कार्बोरेटर में ऊपर एक नोजल होती है जहां पर हाई स्पीड की एयर फ्लो होती है। जब हाई स्पीड की एयर फ्लो होगी तो वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वहां क्या होगा कि अंदर से जितना जो ऑयल है, जितना उसको जरूरत है, पेट्रोल की जितनी जरूरत है उतना वो सकअप कर लेगा, खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में उसको पेट्रोल मिलेगा और वो वहां पर कार्बोरेट जो इसका ऑटोमोबाइल का इंजन है वो वर्क करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ फिल्टर पंप्स, एस्पिरेटर्स, बुनसेन बर्नर, है ना, एटमॉस्फेयर, एटोमाइजर्स, स्प्रे जो अपना देखते हैं अपन कॉमनली, उसमें ये सब में इसी कंसेप्ट को काम में लेते हैं, प्रेशर का डिफरेंस पैदा करते हैं। यहाँ पर जैसे इसको प्रेशर, इसको जैसे सीरीज को अपना बाहर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, सो ऑटोमेटिकली राइज होगा यहाँ से। उसके बाद वापस प्रेशर देंगे तो क्या होगा कि वो इसी में नहीं आकर सीधा निकल जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो सीधा आपको बाहर की तरफ मिलेगा, है ना। ये स्प्रे का भी यही कंसेप्ट आ गया। हम इसी बर्नौली थ्योरम को यहाँ पर इससे स्पीड भी निकाल सकते हैं वहां पर, है ना। उसका वो जो एरिया है वो कम कर देते हैं, यहाँ का एरिया कम करने की वजह से क्या होगा कि उसकी स्पीड बढ़ जाती। सो ये कंसेप्ट आपका वेंचुरी मीटर का है। इसके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ज्यादा इंपोर्टेंस का ये शायद नहीं है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फंक्शनिंग बिल्कुल सिंपल है। इंपॉर्टेंट ये भी चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। तो बच्चों में इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ, डायग्राम से समझना इसको मुश्किल होगा। क्या होता है, ब्लड फ्लो पूरे अपने नर्व्स में सब जगह ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में होता रहता है। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। आर्टरीज वगैरह में बिल्कुल आसानी से ब्लड फ्लो होता रहता है, लेकिन जैसे वहां पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमने से उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, और जब डायमीटर कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होते ही वहां पर स्पीड बढ़ जाएगी, वहां पर ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ जाएगी, और जब ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ेगी तो वहां का प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो जो आर्टरी है वो पिचक जाएगी और एकदम से ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, इस चीज को अपन दूसरे शब्दों में बायोलॉजी के टर्म में हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत प्रेम से और बहुत इजी वे में समझा दिया। अभी आप लोग इसको समझ में नहीं आए तो मेरी बात को, स्टेटमेंट को दोबारा सुने और आपको बिल्कुल 100% हार्ट अटैक के पीछे का जो लॉजिक है वो समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, डायनेमिक लिफ्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो इसके अंदर एक तो क्रिकेट बॉल का जो कंसेप्ट है वो हमें समझना होगा कि किस तरह डायनेमिक कैसे बॉल डंप होती है या लिफ्ट होती है, वो हमें समझना होगा। देखो, बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, यहां पर एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है, इसमें स्पिन नहीं है, तो क्या होगा कि जितनी भी, देखो आपको पता है कि जब बॉल को हम थ्रो करेंगे तो सामने की साइड से एयर स्ट्रीम्स इसको काटती हुई, उन एयर स्ट्रीम्स को काटती हुई ये
आगे की तरफ जाएगी। जब ये आगे की तरफ जाएगी तो एयर स्ट्रीम किस साइड में जाएगी? इस साइड में, उल्टी साइड में। ठीक है, तो इसके अंदर ये सिंपल सीधी डायरेक्शन में अपनी मोशन करेगी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एयर डिफरेंस पैदा नहीं होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस नहीं था, बट यहाँ हमने क्या किया कि इस बॉल को स्पिन कर दिया। स्पिनर आप जानते हैं, स्पिनर इस बॉल को स्पिन कर देता है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि नकल बॉल फेंकते हैं। नकल बॉल के बारे में कई स्पेशली बॉयज जानते होंगे जो क्रिकेट को बड़े ध्यान से देखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि बच्चों गेंद को स्पिन कराते हैं, और इस तरह स्पिन कराते हैं, साइड स्पिन नहीं कराते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बॉल स्पिन होती हुई आगे जाती है। होता क्या है कि जब बॉल आगे की तरफ जाती है तो उसकी जो एयर स्ट्रीम पीछे की तरफ आ गई। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, इसको समझना आराम से। पीछे की तरफ आ रही, लेकिन यहाँ पर कुछ एयर स्ट्रीम्स एक्स्ट्रा इकट्ठी हो गई ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि जब बॉल स्पिन हो रही है तो ये ऐसे इसकी यहाँ की जो स्पिन बॉल है वो जो यहाँ की स्ट्रीम्स है वो भी इसके साथ साथ रगड़ खाती हुई नीचे की तरफ आ जाती है। कुछ होगा क्या कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर स्ट्रीम्स पैदा होगी उससे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब स्ट्रीम जो ये स्ट्रीम्स नजर आ रही है आपको एयर की, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि प्रेशर वहां पर लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। जैसे प्रेशर लो होगा इसके अंदर एक अपवर्ड लिफ्ट बॉल में होगा, और बॉल आप बैट्समैन को जिस अनुमान से लग रही है उस अनुमान से बैट पे नहीं आएगी, वो वहां पर सही जगह लगने बजाय थोड़ी सी ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, और यही तो बॉलर चाहता है। दोबारा बता दूं मैं आपको, ये बॉल स्पिन कर रही है आगे की तरफ जाने के साथ, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन हो रही है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तरफ जा रही है, स्ट्रीमलाइन सिंपली स्टडी स्ट्रीमलाइन है। बट अगर ये स्पिन करेगी तो इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रीमलाइन ऊपर की तरफ इकट्ठी होगी। ऊपर की तरफ जैसे एक्स्ट्रा होगी वहां की वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होते ही बॉल ऊपर की तरफ उठेगी। राइट, अगर हम उल्टी साइड में कराएंगे तो डंप होगी बॉल, और जब डंप होगी तो आप लोग जानते हो कि बैट्समैन जिस जो अनुमान लगाता है वो वहां से थोड़ा सा पहले बॉल मिलेगी। इस इफेक्ट को रोटेशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस होकर बॉल का अपलिफ्ट होना या डंप होने को हम मैग्नस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने एरोप्लेन के विंग्स देखे होंगे, उनकी एक डिजाइन होती है विशेष प्रकार की। यहां देखिए इस प्रकार की डिजाइन है, थोड़ी सी एक साइड से मोटा होता है, पिछली साइड से पतला होता है ना। और ये मोटापा यहाँ पर जो इसकी थिकनेस ज्यादा होती है उससे फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है कि जो स्ट्रीम लाइन्स है ऊपर की तरफ क्राउडेड होती है, इकट्ठी होती है ना। और जब क्राउडेड होगी एयर की स्ट्रीम लाइन्स तो उसमें उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे क्राउडेड होगी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी जो एरोप्लेन है उसकी जो विंग्स है वहां पर ऑटोमेटिक एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, है ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और वो जो आपका प्लेन है उसको ऊपर की तरफ उठने में हेल्प करेगा। So this is the concept behind the uplift of aeroplane, or I can say ball, cricket ball। ठीक है, हाँ, ये चीज टेनिस में भी बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं। जब वो सर्विस करते हैं तो बॉल को वो चाहते हैं कि रोटेट होती हुई सामने वाले खिलाड़ी तक पहुंचे, उस प्लेयर तक पहुंचे, ताकि वहां पर कुछ तरह थोड़ा बहुत मैग्नस इफेक्ट वहां पर पैदा हो। ठीक है, अच्छा, आई होप समझ में आया होगा, आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। काफी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। तो ये एरोफॉइल का भी मैंने बता दिया एयरक्राफ्ट विंग पे। आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए, आपको और भी समझ में आएगा। इसमें न्यूमेरिकल फिलहाल हम नहीं करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक साथ करेंगे।
आप लोग इसके एग्जाम्पल्स साथ के साथ करते जाओ। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एग्जाम्पल से आते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या चीज है, इसको हम बढ़िया से पढ़ते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल वंस एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस टू मोशन, है ना। फ्लूइड्स क्या है कि मोशन के साथ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। दिस रेजिस्टेंस टू फ्लड motion is like an internal friction analogous to friction when a solid moves on a surface. It is called viscosity. बात को समझिए, जब सरफेस आपका कोई सॉलिड है, उसके ऊपर अपन किसी चीज को गिरा रहे हैं, तो वहां पर वो जो फ्लूइड फ्लो करता है, तो अलग अलग फ्लूइड्स अलग अलग ढंग से फ्लो करेंगे। कुछ फ्लूइड जल्दी से फ्लो कर जाए, जैसे मैंने पानी को अगर मैं फर्श पे डालता हूँ तो जल्दी से फ्लो कर जाता है, बट मैं अगर ऑयल को डालूंगा तो वो समय लेगा, है ना। उसको फ्लो उतने टाइम में वो बहुत थोड़ी दूरी जा पाएगा। और अगर मैंने वहां पर हनी डाल दिया है तो वो और भी धीरे चलेगा। इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा होगा, और जो ये रेजिस्टेंस है इसी को हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हनी इज मोर विस्कस देन ऑयल एंड ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर, है ना। चलो, ये चीजें आपको बता दी मैंने, ये सारी आप आराम से पढ़िए, यहाँ पर कोई खास इसके अंदर चीज है नहीं। आपको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। यहां आइए आप सीधे बच्चों, यहां पर मान लीजिए कि ये, इसमें क्या होता है कि इस तरह की लेयर्स होती है। जो फ्लूइड, जो लिक्विड होता है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, और इन लेयर्स के बीच में आपस में भी फ्रिक्शन होता है। अब मान लीजिए कि उसके यहाँ ऊपर की तरफ से ओपन है, ऊपर की तरफ से ओपन है, और यहाँ पर कोई सरफेस है, तो क्या होगा कि ऊपर वाला, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सरफेस नहीं है, तो जो लेयर्स है ऊपर वाली वो कंटिन्यू आगे की तरफ नॉर्मल बिहेव करेगी, नॉर्मल मोशन करेगी, बट जो नीचे सरफेस के कांटेक्ट में है वो वहीं पर रेजिस्टेंस पैदा करेगा। इसकी मोशन में रेजिस्टेंस पैदा करने की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। फिर क्या होगा कि जो सेकेंड लेयर है उसका उस फर्स्ट लेयर के साथ रेजिस्टेंस होगा, बट जितना फर्स्ट लेयर का रेजिस्टेंस इसके साथ हुआ है, सरफेस के साथ, उतना नहीं होगा, थोड़ा सा उससे कम होगा, तो वो थोड़ी सी इससे आगे चली जाएगी, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, इस तरह चलता जाएगा। इस तरह का एक डायग्राम बनेगा, है ना। ये सबसे कम जो सरफेस के कांटेक्ट में है, उससे कम थोड़ा ऊपर वाली लेयर, फिर ऊपर वाली लेयर, फिर ऊपर वाली, तो इनका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा। इसी तरह अगर दोनों तरफ पाइप के अंदर जैसे मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड जब फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर ऊपर वाले में और नीचे वाले में, इन दोनों सरफेस के साथ रेजिस्टेंस होगा। ये कम मूव करेंगे आगे की साइड में, उससे नीचे वाली लेयर और इससे जस्ट ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा, इस तरह लेयर ये डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी। और सेम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मिडिल मोस्ट जो लेयर है उसमें, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ वाला तो सेम टाइम में इतना दूर आगे जाएगा, उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मिडिल मोस्ट जो भी लेयर है, और बाकी जो इनके कांटेक्ट में है सरफेस उनमें सबसे कम डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी में अकॉर्डिंगली इस तरह का एक पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए कि विस्कोसिटी किसमें कितनी है, इसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज सीरिंग स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन रेट, सीरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, ठीक है। तो स्ट्रेस को आप लोग जानते हैं एफ अपॉन है, और स्ट्रेन हो गई वी अपॉन एल। इसको आप लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ इंटू एल अपॉन वी ए, पलट जाएगा ये ऊपर जाके, ठीक है। इसके एसआई जो यूनिट है वो पोइसली होती है, पोइशली, और इसकी यूनिट और भी है, जैसे अपने यहाँ से न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर, और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मीटर स्क्वायर लगा है तो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर,
या पास्कल सेकंड भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी डायमेंशन जो है ml माइनस 1 d1 होगी, और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कितना विस्कस है और उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। यहाँ देखिए कहाँ चलेगी टेबल, ये रही सॉरी, ये देखिए ये टेबल है, इसमें विस्कोसिटी दी हुई है, इसी का मेजरमेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मेजर विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट होता है, इसको एटा से डिनोट करते हैं। एटा क्या होता है बच्चों, एन की एक काम को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एटा, इसको बोलते हैं एटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का यहाँ पर, कि एक तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे 20 डिग्री पर, अगर विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट 1 है तो 100 डिग्री पर 0.3 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये होगा, ये जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, सब में यही स्थिति है। और केवल अपन यहाँ पर एक ये एयर वाला जो कंसेप्ट है, इसके अंदर जब हम फ्लूइड के रूप में एयर को लेते हैं तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। केवल एयर का ध्यान रखना है, और एयर को छोड़ने के बाद में सभी में ऐसा होता है। तो ये हमें इस चीज को याद रखेंगे अपन, ठीक है। दूसरी चीज, ज्यादा विस्कस कौन है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ग्लिसरीन इज मोर विस्कस देन हनी। हनी जो है उसकी कोफिशिएंट है वो 200 है। इसी तरह मशीन ऑयल का 113 है, 16 डिग्री टेम्परेचर पर, 38 डिग्री पर 34 है, बहुत तेजी से गिरता है। ब्लड का 37 डिग्री सेल्सियस पे 2.7 है ना, और ये ज्यादा विस्कस होता है वाटर से। इसी तरह यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 है विस्कोसिटी का कोफिशिएंट, और 100 डिग्री पर 0.3 है, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें याद करने की आ गई है इस लेसन में। अब हम बहुत सारी चीजों को समझने के साथ साथ याद कर लेंगे, है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे। एक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी पास थ्रू ए फ्लूइड इट ड्रैग्स द लेयर ऑफ द फ्लूइड इज इन कांटेक्ट टू इट। जब जैसे कोई फ्लूइड है, उसके अंदर हमने बॉडी, किसी को मान लीजिए आपने एक कंकड़ डाला पानी से भरे हुए टब में, तो वो क्या करता है कि उसके साथ फ्लूइड की लेयर्स को साथ में ले जाता है जब नीचे की तरफ जाता है ना। ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ मोशन फ्लूइड इज सेट एंड ए रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स। तो उसको क्या करता है कि उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसमें, जिसको बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। फॉलिंग ऑफ ए रेनड्रॉप और स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम बॉब आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सच मोशंस। इट इज सीन that the viscous force is proportional to the velocity of the object and opposite to the direction of the motion। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है यहाँ पर कि जो विस्कस फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और अपोजिट होता है डायरेक्शन की। समझ में आया? बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पर वो उल्टी साइड, जैसे रेन ड्रॉप ऊपर से आती है तो बहुत तेज आके लगनी चाहिए, क्योंकि अर्थ उसको बहुत दूर से आ रही है, तो उसको मतलब बहुत ज्यादा एस्केलेशन होना चाहिए। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो होना ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक फ्लूइड में से होके आती है जो कि एयर है, और एयर उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगाता है, और जो विस्कस फोर्स लगाता है उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। हालांकि उसमें इतना वेट होता है कि वो रोक नहीं पाता विस्कस फोर्स, और ये विस्कस फोर्स उसकी वेलोसिटी के, ये जो वेलोसिटी है इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर
अगर जो भी वहां से कोई चीज आ रही है ऊपर से, मान लीजिए मैं रेन ड्रॉप का ही अगर एग्जांपल लूं, तो रेन ड्रॉप का जो उसकी जो साइज है, और अगर उसकी रेडियस ए है, उसकी अगर रेडियस ए है, तो जो फोर्स लगेगा विस्कस वो कितना लगेगा, 6 पाई नीटा, सॉरी 6 पाई एटा ए वी। ए तो उसकी रेडियस आ गई, वेलोसिटी जितनी है उसके प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। तो रेडियस भी कांस्टेंट है, एटा भी कांस्टेंट है, और 6 पाई भी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला किसने दिया, ये फॉर्मूला दिया था जॉर्ज जी स्टोक्स ने। इसलिए इस फॉर्मूले को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, F इज इक्वल टू 6 पाई एटा ए वी। और ये किसको बताता है, विस्कस फोर्स को बताता है, विस्कस फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी रेन ड्रॉप की, उतना ही उसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर? अच्छा, तो ये आपका हो गया स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन। लेकिन मेरे हिसाब से अब काफी कुछ हो चुका है आज। सरफेस टेंशन के साथ साथ हमें कैपिलरी राइज भी डिस्कस करना पड़ेगा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे 3-4 कंसेप्ट है ना, लेकिन ज्यादा बड़ा लेसन बचा नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप एनसीईआरटी को रेफर नहीं करेंगे तो आप लोग बढ़िया से इस लेसन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बच्चे सिंसियर हैं और जो बच्चे एनसीईआरटी को बढ़िया से लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, केवल वो ही अच्छा कर पाएंगे क्लास 11th में, है ना। बड़ी बड़ी गाइड पढ़ने से उससे नहीं होगा। वीडियो कितने ही देख लो, वीडियो देखने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी लेके साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम सलाह देने का है। आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने साइंस ली है, मैं जानता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे उस समय। ओके, बाय बाय, सी यू।